बीजेपी का दावा सबका साथ सबका विकास का रहा है, लेकिन सवाल यही है कि मुस्लिम आखिर किसके साथ हैं। हाल ही में होने वाले निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। 300 वार्ड्स पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका काफी अहम है और कई सीटों पर मुस्लिम वोटर्स 90% से ज्यादा है। पसमानदा समाज के साथ आने से बीजेपी को फायदा मिलेगा। 2024 में बीजेपी का भी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है, तो एसपी और बीएसपी के मुस्लिम यादव वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। तो वहीं मदरसों में मजहबी तालीम पर अब हाईकोर्ट ने सवाल पूछे हैं। मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा रही है? क्या भारत के संविधान का ये उल्लंघन नहीं है? हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। धार्मिक शिक्षा के लिए आखिर सरकारी मदद क्यों? सरकारी मदद से मजहबी तालीम क्यों या किसी भी धर्म की शिक्षा क्यों सरकारी खर्चे पर? अब देखना यह है कि पसमानदा और मुस्लिम समाज के साथ लाने का दावा कर रही बीजेपी हाई कोर्ट में इस पर क्या जवाब देती है। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम किसके साथ? आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी समाज का, पूरे देश के 135 करोड़ लोगों का विश्वास है। निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समाज के पसमानदाओं को टिकट देंगे। 2024 की बिसात मुसलमानों पर बीजेपी का दाव। यहाँ जो जीत सकने की संभावनाएं होंगी और बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जो एक धर्म विशेष बाहुल्य के वार्ड है, वहां पर इस बार जीतने की संभावनाओं जिनकी होगी उन लोगों को टिकट देने में पार्टी गुरेज नहीं करेगी। टारगेट 80 के लिए मोदी योगी का मास्टर स्ट्रोक। बड़ा वोट है, देश में 20% वोट मुस्लिम कम्युनिटी का है, माइनॉरिटी का। उसको जोड़ने की कवायद की एक शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का मुसलमानों पर ध्यान, अखिलेश माया क्यों परेशान? तो ये जो पसमानदा का आलाप हम ये पूछ रहे हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर इनका उत्तर प्रदेश में या केंद्र की सरकार में मुसलमान नहीं, तो ये बीजेपी आरएसएस की जो मानसिकता है, दलित पिछड़ा, पसमानदा विरोधी, ये इनके डीएनए में कैरेक्टर है। मदरसों में मजहबी शिक्षा, सरकार करेगी समीक्षा। और अब महाबहस के सवाल। अगले आधे घंटे तक हम चर्चा में कौन से सवाल उठाने वाले हैं इस विषय पर, वो सवाल एक एक करके आपको दिखा देते हैं। पहला सवाल, मजहबी शिक्षा पर हाई कोर्ट ने जो सवाल पूछा है सरकार से, सरकार उसका क्या जवाब देगी? 2024 के चुनावों के लिए बीजेपी का पसमानदा प्लान कितना कारगर है? यूपी की 80 सीट के टारगेट का पीएम मोदी का मास्टर प्लान आखिर क्या है? साथ ही मजहबी शिक्षा पर हाईकोर्ट ने पूछा, क्या यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? सरकारी खर्चे पर मजहबी या धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है? अब यूपी सरकार को इस सब का जवाब कोर्ट में देना है। देखना होगा कि यूपी सरकार इस पर क्या जवाब देती है। चलिए तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं से चर्चा करते हैं। बहुत स्वागत है दानिश जी आपका न्यूज़ 18 पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश जी, यही आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ तो 24 की जंग नजदीक आ रही है, लेकिन उससे पहले दहलीज पर बिल्कुल निकाय चुनाव है, और इस निकाय चुनाव में जिस भी फॉर्मूले से पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ेंगी, किसको जीत मिलेगी, किसकी सीटें बढ़ेंगी घटेंगी, वो सब कहीं ना कहीं 24 में कोट होगा। बीजेपी की नजर 80 में से 80 सीटों पर है, मुस्लिम खासतौर पर पसमानदा वोटर्स पर नजर है। आखिर किस तरीके से आप लोग सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और पसमानदा आखिर बीजेपी को वोट क्यों देगा? देखिए, आज हमारे उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, ये सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करने वाली सरकार है, और ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे हमने अपने आवाम के तरक्की के लिए काम किया है, और इस काम ने आज भरोसा पैदा किया है। ये भरोसा जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, और आज जो लगातार भारतीय जनता पार्टी
अलग अलग चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल कर रही है, इसकी वजह यह है कि आज आम जो आवाम है, आम जो जनता है, उसको भरोसा है हमारी गवर्नमेंट पे। आज आम आवाम कहती है कि एक ऐसी सरकार आ जाए है जो बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के आम लोगों तक विकासकारी योजनाएं पहुंचाने ठीक है, को आप बार बार इस सुनिश्चित बात कर को रही है। दोहराते हैं कि सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, आम जनता तक आपका विकास पहुंचा है, लेकिन फिर भी एक बड़े वर्ग को लगता है कि फैसले ऐसे लिए जाते हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं मुस्लिम वर्ग की बात कर रही हूं और उन सियासी पार्टियों की बात कर रही हूं जो उनको अपना वोट बैंक मानते हैं। उनकी तरफ से बार बार इस बात को पुरजोर तरीके से पहुंचाया जाता है, देखिए आपको टारगेट किया जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात, मैं समझ गया, ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है कि कुछ जो चुनिंदा पार्टियां हैं जैसे समाजवादी पार्टी, बसपा या कांग्रेस, इन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को एक वोट बैंक समझा। ये बड़ी दुख की बात है। कभी भी हमें मुख्य धारा में लाने की कोई कोशिश नहीं की। हमेशा हमको हमारे विकास से, हमारे तालीम से, हमारी जरूरतों से दूर रखा। कभी भी मुस्लिम समाज के अच्छी तालीम के लिए इन विपक्षी दलों ने, जो अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी बताते हैं, लेकिन कभी भी हमारे हित के लिए, हमारे विकास के लिए कोई काम नहीं किया। लेकिन आज हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने सबका विकास का नारा अगर दिया तो ईमानदारी से ग्राउंड लेवल पे उस नारे के लिए काम किया। ठीक है, आपने तालीम का जिक्र किया दानिश जी, आपने तालीम का जिक्र किया। मेरा महत्वपूर्ण सवाल जो है अगला वो इसी से रिलेटेड है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी खर्चे पर आखिर मजहबी तालीम क्यों, धार्मिक शिक्षा क्यों दी जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर? अब इसका जवाब सरकार को देना है, इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय ने जो भी सवाल पूछा है सरकार उसका जवाब देगी, हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन आज अगर अपने मुस्लिम समाज के एजुकेशन की बात करूं तो सही मायनों में हमको एजुकेशन के मायने से मेन स्ट्रीम में लाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। आज आप देखिए कि हमने अच्छे से अच्छी शिक्षा हमारे जो नौजवानों को मिले, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, हमारे नौजवानों का जो उद्योग है, हमारे जो मुस्लिम समाज का उद्योग है, उस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने। एग्जाम्पल के तौर पे जो ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर जनपद से कोई ना कोई उस जनपद का कोई आर्ट एंड क्राफ्ट या उस जनपद का उद्योग को बढ़ावा देने की नीति है। उसमें मऊ का साड़ी का कारोबार है, लखनऊ का चिकन का कारोबार है, मुरादाबाद का ब्रास का कारोबार है। ठीक है, और आपका कहना है कि इन तमाम कारोबारों से बड़ी संख्या में मुस्लिम कम्युनिटी भी जुड़ी हुई है, और यदि ये ODOP की योजना है तो ये पूरे राज्य के लिए है, सबके लिए है, जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उस सबके विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। तो बहरहाल सरकार को हाईकोर्ट में यह जवाब देना है कि 6 हफ्ते के भीतर यह जवाब मांगा गया है कि आखिर सरकारी खर्चे पर मजहबी तालीम क्यों, और क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है। इस तरह का कमेंट भी कोर्ट ने किया है। धार्मिक शिक्षा के लिए आखिर सरकारी मदद या खर्च की जरूरत क्या है, यह भी हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मनीष शुक्ला जी है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ गए, और थोड़ी देर में अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, और बिलाल खान मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ होंगे। तो इससे पहले वो जुड़े, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे यही कि 24 की जो बिसात बिछ रही है उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर काम कर रही है। चाहे आप आजमगढ़ से चुनाव जीते, रामपुर से चुनाव जीते, आप महिलाओं की बात करते हैं कि मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट देती हैं, पसमानदाओं पर आपकी नजर है। और अभी दानिश आजाद अंसारी भी कह रहे थे कि हम तो सबके लिए काम करते हैं, हमारी योजनाएं सबके लिए है और इसीलिए क्यों नहीं कोई हमको वोट देगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह कि हाईकोर्ट में सरकार क्या जवाब देगी, क्योंकि हाईकोर्ट का यह कमेंट कि सरकारी खर्चे पर मजहबी तालीम कैसे दी जा सकती है, इसका जवाब सरकार कोर्ट में क्या देती है बहुत अहम होगा। ये बहुत हद तक डिसाइड करेगा कि आपका रुख क्या है मुस्लिम कम्युनिटी या मजहबी शिक्षा को लेकर, क्योंकि मदरसों पर पहले भी आप पर सवाल उठे हैं। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती, बल्कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे तो ही प्रदेश और देश का विकास संभव है, इस सिद्धांत पर काम करती है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का सिद्धांत था और यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का सिद्धांत है। और जो योजनाएं लेकर आए, चाहे जो भी योजना हो, उसका लाभ सभी जाति और धर्म के लोगों को समान रूप से बिना भेदभाव के पारदर्शिता के आधार पर दिया जा रहा है। देखिए, रहा सवाल धार्मिक शिक्षा का, तो निश्चित रूप से
सरकार के अपने नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स को जो लोग मानेंगे उसके आधार पर सरकारी शिक्षा सरकार मदद करती है। आपको ध्यान में भी होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जब हमारी उत्तर प्रदेश से सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो ये कहा गया कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, अर्थात जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, ये सब भी बच्चे पढ़े। बिल्कुल, इस पर आपका भी विजन हमारी साफ सरकार है, का, लेकिन विपक्षी पार्टियां बार बार ये कहती है, मदरसों पर आप जब सर्वे करने के लिए निकले थे तो उसको ये कहा गया था कि देखिए तो मदरसे बंद करवाने की साजिश है, बच्चों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, वहां कोई साजिशें थोड़ी होती हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए, सपा प्रवक्ता। स्वागत है अनुराग जी आपका। आपकी भी टिप्पणी इसी बात को लेकर कि हाईकोर्ट ने पूछा यूपी सरकार से कि आखिर धार्मिक खर्चे पर मजहबी या किसी भी धर्म से जुड़ी शिक्षा क्यों दी जा रही है, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या स्टैंड है आपका इस पर, क्योंकि ये तो पूर्व की सरकारों में भी हुआ है, मदरसों को फंड जाता है। देखिए, मेरा एकदम सीधा सा मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। वो आगे कैसे बढ़ सकता है, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, समाज के अंदर में कैसे वो सम्मानजनक स्थिति में आए, कैसे समाज की दौड़ में वो पूरी तरह से दौड़ पाए, कैसे समाज में अपने आप को वो प्रूफ कर पाए, क्योंकि वो जो टैलेंट तो हर बच्चे के पास है। जो टैलेंट है वो किसी जाति धर्म देख के तो आता नहीं है, टैलेंट तो हर बच्चे के पास होता है और बच्चा किसी भी जाति धर्म का होता है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी और ज्यादा हो जाती है, समाज की जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। जो टैलेंटेड बच्चा है चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसको कैसे हम समाज को कैसे उसको मौका दें, कैसे वो अपने आप ठीक है, मुख्य धारा में जोड़े, समाज का कौन से इंस्टीट्यूशन में उसको भर्ती कराए, उसकी शैक्षणिक जो जरूरत है या जो उसकी शिक्षा है वो ठीक तरह से हो। लेकिन उसके बीच से सवाल यही है कि क्या सरकारी खर्चे पर किसी ऐसी जगह को या संस्था को फंड देना सही है जहां केवल धार्मिक शिक्षा दिलाई जाती है? महंत राजू दास हमारे साथ है। राजू दास जी, आपका क्या कहना है? अभी सरकार को जवाब देना है हाईकोर्ट को। देखिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार को जो भी अपना जो सरकार की विचार हो, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को और केंद्र को भी धन्यवाद दूंगा कि जो भी धार्मिक शिक्षा हो, चाहे वो कंप्यूटर, साइंस, गणित, विज्ञान, सभी जगह पर जैसे संस्कृत स्कूल में ये सारी शिक्षा दी जाती है। और हम निवेदन करेंगे, यहाँ किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता, जातिवादता नहीं होनी चाहिए शिक्षा का मंदिर में। अगर सरकार कोशिश करे तो जिस प्रकार से मुस्लिम बच्चों को भी विज्ञान का, कुरान के साथ साथ विज्ञान का, गणित का, भूगोल का, सामाजिक विषयों पर ये सारी शिक्षा मिलना चाहिए, उनको भी अधिकार है। ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी खर्च का शिक्षा के क्षेत्र में जो इस्तेमाल है उसमें अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स जो उनके ज्ञान में वृद्धि करे, जिनसे भविष्य के लिए अपॉर्चुनिटीज खोले। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी है, राजनीतिक विश्लेषक। निरंजन जी, आपको क्या लगता है, यहाँ पर फिलहाल जिस मजहबी या धार्मिक शिक्षा की बात की जा रही है, सीधा सीधा इशारा मदरसों की तरफ है, क्या इससे कोई इंबैलेंस बनेगा? अगर सरकारी शिक्षा पर मदरसों में धर्म पढ़ाया जा रहा है, दीनी तालीम दी जा रही है, तो फिर कुछ और धर्म के लोग भी कहेंगे हमें भी फंड दो, हम भी अपनी धार्मिक शिक्षा जो है वो उस तरह से आगे बढ़ाएंगे। कोई इंबैलेंस होगा क्या इससे? देखिए आस्था जी, निश्चित रूप से ये सवाल तो बनता है कि एक ही मजहब को या एक ही वर्ग को ऐसा लाभ क्यों मिले, और ये सवाल केवल हाई कोर्ट का ही नहीं है, ये सवाल यहाँ पे करोड़ों लोगों की दिमाग के अंदर ये सवाल उपजता है। और निश्चित रूप से आस्था जी, देखिए, जब हमारे यहाँ संविधान के अंदर कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि बिना जाति, बिना धर्म, बिना क्षेत्र, बिना किसी वर्ग के हम किसी भी प्रकार का संविधान के अंदर भेदभाव नहीं कर सकते, तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो ये निश्चित रूप से हाई कोर्ट का जो जवाब है इसके अंदर मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई सरकार को निश्चित रूप से यहाँ पे ये बताना चाहिए कि भाई ये जो व्यवस्थाएं की गई थी ये क्यों की गई थी, और अब इन व्यवस्थाओं से सरकार को या तो सभी के साथ सेम व्यवहार करना चाहिए, फिर सरकार को इन व्यवस्थाओं को अपने यहाँ से इनको आप ये कहना चाहते हैं कि इन व्यवस्थाओं की विवेचना होनी चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए, वरना ऐसी मांग बाकी वर्गों की तरफ से भी आएगी और वो भी यही दलील देंगे कि फिर एक के साथ ऐसा क्यों। अनुराग भदौरिया जी, सब कहेंगे कि ठीक है मदरसों में दीनी तालीम दी जा रही है सरकारी खर्चे पर, तो हम भी ऐसे स्कूल्स या इस तरह के गुरुकुल चलाएंगे। तो आपको लग रहा है कि विवेचना होनी चाहिए, फोकस सही शिक्षा सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए? क्या कह रहा है ये बड़ी बात है। मैंने आपसे बोला कि जिम्मेदारी समाज की बनती है,
हमारी आपकी बनती है, सरकार की बनती है कि समाज में जो बच्चा टैलेंटेड हो, मैंने आपको बोला चाहे किसी जाति धर्म का हो, उसको कैसे हम समाज के ऊपरी पटल पर ले पाए, कैसे उसको सुविधाएं मिले, कैसे वो हर चीज को उसको मिल जाए जिससे कि वो आगे बढ़ जाए। यही तो बात है ना, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से ये मुद्दा बनाती है, मुद्दा है ही नहीं। ये तो कोर्ट ने पूछा है अनुराग जी, कोर्ट ने पूछा। कोर्ट की भी बात नहीं कर रहा, अभी कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। आप एक साल की डिबेट उठा लेंगे तो कभी इस पे अच्छा चलाएंगे कि मदरसों में इंक्वायरी है, तो कभी सर्वे है, कभी कंप्यूटर होगा, तो कभी होगा। अरे कौन मना करता है? अरे आपको जो करना, अच्छी शिक्षा देना है, जो कर सकते करिए ना। सवाल इस बात को लेकर है कि जब ऐसा कोई करने चलता है तो कुछ लोग ये भड़काने का काम करते हैं कम्युनिटी को कि देखो मदरसे बंद करा दिए जाएंगे, आप पर फर्जी मामले लगा दिए जाएंगे, आपके बच्चों को आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। आप बताइए, सर्वे पूरा हो गया, कितने मदरसे बंद हो गए? दिक्कत वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इसमें हल्ला भारतीय जनता पार्टी क्यों मचा रही थी? सवाल ठीक है मनीष शुक्ला जी, मेरी बात पूरी नहीं, ठीक है 10 सेकंड पूरे कीजिए अनुराग जी, 10 सेकंड। बिल्कुल, हम विपक्ष में, मेरी जिम्मेदारी होती है जो मुझे गलत लगेगा जहाँ पे हम टोकेंगे उसको, और जो सही है वो कहिए। लेकिन इनकी आदत क्या है, ये सत्ता पक्ष में रह के भी विपक्ष में सवाल उठाते हैं। कमाल है यार, विपक्ष को ये राइट है कि हम सत्ता पक्ष को बताएं क्या। चलिए ठीक है मनीष शुक्ला जी, ये विपक्ष पे ही उठाते रहते हैं सवाल। मैंने सत्ता में थे तब भी विपक्ष जैसा कर रहे थे, जब विपक्ष में थे तब भी वही बात। बोलिए मनीष। 10 सेकंड से ज्यादा इन्होंने नहीं लिया। देखिए अरे भैया मैं जुड़ा भी लेट था। और राग भदौरिया जी और उनकी पार्टी की आपत्ति ठीक है कि आखिर क्यों सर्वे करते हैं। जैसे इन्होंने उसके हाल पर छोड़ रखा था कि पीने का पानी है कि नहीं है, किसने बोला क्यों सर्वे करते हो, रूम्स है कि नहीं है, कंप्यूटर की पढ़ाई है कि नहीं है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं सभी तो कहते हैं आजकल हमने तो मदरसों के बच्चों को जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इन्होंने उसके हाल पर छोड़ रखा था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस पर सांप्रदायिक होने का आरोप लोग लगाते रहे हैं, आखिर उसकी बेहतरी के लिए क्यों काम कर रही है? अखिलेश यादव जी की जो ये समस्या है, हम तो कह रहे पूरी दुनिया से जुड़े, आगे बढ़े, शिक्षित हो। आस्था जी देखिए ये अपने बीच में बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए आप दोनों। देखिए बीच में बोल रहे हैं, हमने कब रोका भाई? हम तो चाहते हो कंप्यूटराइज हो, तभी तो हमने। देखिए इनकी अनुराग जी बात सुन लीजिए अब मनीष जी की। इनकी आपत्ति, इनकी चिंता स्वाभाविक है, ये चाहते हैं जैसे गर्भ में शिक्षा इनकी सरकार के समय में जा रही थी, बुनियादी सुविधाएं थी या नहीं थी, सरकार को कोई चिंता नहीं थी, केवल महलों में रहना, सफाई को अच्छा करना, इसके अतिरिक्त पूरा उत्तर प्रदेश चाहे जहां चला जाए। ये तो क्यों वोट बैंक की तरह चाहते थे कि मुसलमानों के बच्चे गरीबों गुर्बत में पलते रहे, उनकी पढ़ाई हो। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की या पूर्व में जो सरकारें रही उन्होंने मुसलमानों को उनकी मुफलिसी और उनके बुरे हाल पर छोड़ रखा था, उन्हें सिर्फ वोट चाहिए था, लेकिन आपने बिना वोट बैंक या बिना वोट और उसकी गुणा गणित की परवाह किए बगैर सबके लिए योजनाएं चलाई। हमारे साथ बिलाल खान जी भी जुड़ गए, बिल्कुल अभी ज्वाइन किया राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आपका बिलाल जी। अनुराग जी मैं लौटूंगी, आपको काउंटर का मौका मिलेगा, लेकिन बिलाल खान अभी जुड़े हमारे साथ, अभी जुड़े बिलाल खान, एक बार वो भी अपनी बात रख ले। बिलाल खान आपको मालूम ही है ना मुद्दा क्या चर्चा में है? चर्चा में ये है कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि सरकारी खर्चे पर मजहबी शिक्षा देना क्या सही है, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? और आप व्यवहारिकता के दायरे में इसको अगर परखेंगे तो पाएंगे ऐसी डिमांड तो फिर बहुत मजहबों और पंथों की तरफ से आ जाएगी। तो क्या ये सही है, इसकी विवेचना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मौजूदा समय में? देखिए कोर्ट ने जो सवाल किया है, जो कोर्ट की क्वेश्चनिंग, उस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, ना हमें करना चाहिए न्यायपालिका पर। हम नहीं, लेकिन ये मौका, ये वक्त इस बात की विवेचना का है कि नहीं है? फिर सब लोग कहेंगे कि एक ही पंथ या धर्म को फायदा क्यों? ये आज से नहीं चल रहा। सुनिए, मैं ये सरकारी खर्चा चाहते हैं या सरकारी फंड हमें दे। एक एजेंडा चलाया जाता है, जिस तरीके से अभी इनका नैरेटिव चलाया जा रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है कि एजेंडा नैरेटिव कहां से आ गया? तो हाईकोर्ट ने चिंता जताई है ना। मैं कमेंट्स में पढ़ के सुना देती हूँ हाईकोर्ट ने क्या कहा है। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं कमेंट में पढ़ के सुना देती हूँ। मजहबी शिक्षा पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि क्या भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं है? धार्मिक शिक्षा के लिए सरकारी मदद क्यों? सरकारी मदद से मजहबी तालीम क्यों? मदरसे में बीजेपी की पार्टी सरकारी खर्च पे ये सरकारी मदद जब से चल रही है, जब से और भी सरकार आप चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा था ऐसा ही चलता रहे। थोड़ी देर में अभी राजू दास भी कहने लग जाएंगे कि गुरुकुलों में भी मदद दो, हम भी वेद पुराण उपनिषद पढ़वाएंगे बच्चों को। स्कूल सब्जेक्ट्स की शिक्षा के लिए, बेहतर भविष्य बनाने के लिए सरकारों को फंड देके उन्हें प्रमोट करना चाहिए या मजहबी शिक्षा? इस पर आप स्पष्ट ओपिनियन दीजिए अपनी।
देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अपनी बात ऐसे रख दूं, ये इसमें जानबूझ के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। देखिए, सरकार की तरफ से चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे मुसलमान के लिए हो, वो अलग चीजें हो गई, चाहे मदरसे को लेकर आ गए, हिंदू के लिए कौन सा फंड है? नहीं सुनिए, हिंदू मैं बता रहा हूं, मंदिरों के लिए धार्मिक शिक्षा के लिए कौन सा फंड है? किस सरकारी खर्चे पर हिंदू शिक्षा या धार्मिक ग्रंथ पूरी बात तो होने दीजिए, आप लगातार मदरसों में जरूर पढ़ाई जा रही है मैडम, बोलने का मौका दीजिए, इस्लामिक शिक्षा या दीनी तालीम और कुछ मदरसों को फंड मिलता है सरकार की तरफ खर्चे पे भी होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार के हम उस पर पढ़ रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है सब्सिडी की सरकार की, हम खुद अपने मदरसे चला लेंगे, हमारे लोग कि हमें जरूरत नहीं है। आप खुद आगे आकर कहिए, आप तो कह रहे हैं कि ये झंडा चल रहा है, ये जानबूझ के छेड़खानी हो रही है, जैसी व्यवस्था चल रही है आप तो उसके पक्षधर हैं। लगाइए और लाउड स्पीकर पे बैन लगाइए, वर्क बोर्ड पे बैन लगाइए, ये सब करने का काम आपका रह चुका है। गलत समय पर बैन लगेगा, सबका विकास की बात करते हैं, गलत समय और गलत मौके गलत स्थान पर बैन लगेगा, चाहे उस लाउड स्पीकर से कैसी भी आवाज आ रही हो, चाहे वो म्यूजिक चल रहा हो या किसी की भी धार्मिक स्तुति या फिर अजान चल रही हो, गलत समय है, आपत्तिजनक है, डेसिबल से ऊपर है जो परमिटेड है, तो सबके लिए बैन है, इसमें आप अलग से अलहदा नहीं है। नहीं, अलग से अजान के लिए कभी बैन की बात नहीं हुई, नमाज के लिए बैन नहीं हुई, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बैन नहीं है, केवल लाउड स्पीकर से एक पर्टिकुलर डेसिबल के ऊपर अगर आवाज है तो वो बैन है, और वो नियम सबके लिए है। मंदिरों से भी हटे लाउड स्पीकर, बेरोजगारी दर ठीक है। आप अकेले मत दिखाइए कि आप ही को जानबूझ करके दबाया जा रहा है, यही दिक्कत है आप जैसे लोगों की। राजू दास जी, योगी मॉडल लाएंगे हम लोग, क्या सा योगी मॉडल लाएंगे? देखिए जिस प्रकार से बिलाल खान बोल रहे हैं अच्छी बात नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इसमें कहाँ से नफरत की बात आ गई? जो नियम कानून की बात है वो सबके लिए, वो राजू दास के लिए भी है, वो बिलाल खान के लिए भी है, वो मेरे लिए भी है, वो सबके लिए है। तो मंदिरों से भी लाउड स्पीकर पहले योगी ने खुद अपने मंदिरों से उतारी, हम लोगों ने अपने मंदिरों से उतारी। संविधान क्या बता दिया जाए, आप तो खुद को टारगेट, आप तो तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। क्या हकीकत बयान कर रहे हैं आप? नियम तोड़ेंगे, मजहबी हवाला देकर, और जहाँ सूट नहीं करेगा वहाँ संविधान चिल्लाएंगे। किसी ने आजान नहीं रोकी है, किसी ने नमाज नहीं रोकी है, सिर्फ लाउड स्पीकर, वो भी एक डेसिबल से ऊपर की आवाज है तो उस पर बैन है, और वो सबके लिए है। आप चुप रहिए, आप शांत रहिए, दूसरे पैनलिस्ट को बोलने दीजिए। राजू दास जी, देखिए मुसलमान बिलाल खान जैसे लोगों के साथ नहीं है, मुसलमान विकास के साथ में है, मुसलमान सबका साथ सबका विकास के साथ में है। जितना काम हिंदुओं के लिए सरकार की है उतना काम मुसलमानों के लिए भी किया है। अभी बिलाल खान बोल रहे थे हिंदू ये ऐसा वैसा ऐसा, मंदिरों से पहले तो मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे गए, उसके बाद मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। क्या बात करते हैं, पहले हमने अपने मंदिरों के लाउड स्पीकर उतारे, फिर योगी जी ने भी मंदिरों के लाउड स्पीकर उतारे, तब इसमें दिक्कत क्या है? बिलाल खान जैसे लोग इस प्रकार से रेटिव प्रोस कर कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा। रही तालीम की बात, इन्होंने कहा कि मुझको कोई जरूरत नहीं। अब देखिए, एक तरफ बोलते क्या है, एक तरफ मुसलमानों को सताया जाता है, दूसरे तरफ क्या बता रहे, मुझको तो कोई जरूरत नहीं पैसे का। क्या मतलब है ये सरकार सब्सिडी हमको दे? गजब बात करते हो बिलाल खान जी। यह उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से यही प्रदेश था जो लगातार दंगा प्रदेश कहा जाता था, दंगा में हिंदू भी परेशान होता था, मुसलमान भी परेशान होता था। आज अमन है, शांति है, चैन है, तो क्या तकलीफ है? आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप तुरंत भाजपा भाजपा भाजपा। अरे बिलाल खान, कभी तो सत्य बोल दो यार, कभी तो सही बोलो। इस प्रकार से खाली भाजपा भाजपा, तकलीफ क्या है? ठीक है, तकलीफ योगी जी का कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद कर दो, मंदिर मस्जिद की राजनीति फिलहाल तो आप हिंदू मुस्लिम किए जा रहे हैं बिलाल खान, पैनल में बंद कर दो। अभी तक जितने लोगों ने अपनी बात रखी है, किसी एक ने भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है, किसी एक ने भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। आप अभी जुड़े, आपने आते हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया। राजू दास इतने देर से वक्तव्य रख रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी नहीं बोले कि हाँ हम भी कहेंगे कि धार्मिक शिक्षा के लिए या हमारे भी गुरुकुल्स के लिए सरकार फंड दे, एक बार भी नहीं बोले। और आपने आते हिंदू मुस्लिम, आजान से लेके नमाज से लेके लाउड स्पीकर क्या क्या बोल दिया। वो नियम तो पूरे देश के लिए है, हर किसी के लिए है। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर यही मुद्दे चल रहे हैं। अब उस लाउड स्पीकर पे आप चाहे अपने धार्मिक प्रवचन चलाइए, चाहे संगीत चलाइए, वो नियम तो सबके लिए है। टाइम भी सेट है, डेसिबल भी सेट है। अब बार बार विषय को मत भटकाइए, ये बिल्कुल क्लियर बात है, कोर्ट से बिल्कुल क्लियर बात है। मंदिरों से भी हटे हैं लाउड स्पीकर, मस्जिदों से भी हटे हैं लाउड स्पीकर। बाकी उसके बगैर या उसके दायरे में जिसको आजान चलानी है, जिसको स्तुति चलानी है, वो सबके अपने अपने अधिकार है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी। जी राजदास जी नमस्कार, आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद दीजिए कि समाजवादी आशीर्वाद है, आशीर्वाद।
समाजवादी विचारधारा आगे बढ़े, समाजवादी पार्टी ना, समाजवादी विचारधारा। दिल से कह रहे हैं ये राजदास जी, समाजवादी पार्टी दिल से कह रहे हैं ये राजदास। समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा आगे बढ़े। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी ने अनुराग जी आपका सुनिए, तो आपका आशीर्वाद है इसलिए समाजवादी पार्टी और विचारधारा क्योंकि समाजवादी पार्टी में ही है इसलिए आगे बढ़ेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दे दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है, देखिए बड़ी मजेदार बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये लगता है कि सैफी उत्तर प्रदेश में नहीं है, जौनपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में नहीं है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में नहीं है, इटावा उत्तर प्रदेश में नहीं है। जहां जहां समाजवादी पार्टी ने काम किया, एक्सप्रेस वे अगर इटावा से लेके आगरा तक बनाया तो उत्तर प्रदेश में नहीं इनके हिसाब से। जहां समाजवादी पार्टी ने काम कर दिया, मेट्रो बना दी, जहां जहां मेट्रो चल रही है वो शायद उत्तर प्रदेश में नहीं है। जहां जहां लैपटॉप दिए हैं शायद वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। 100 डायल उत्तर प्रदेश में जो पुलिस सिस्टम मजबूत बनाने के लिए समाजवादियों ने किया था 112 हो गया है, तो शायद वो उत्तर प्रदेश में नहीं उनके हिसाब से। वो 108 एम्बुलेंस चलाए हैं जिनको लोगों को सुविधाएं मिल रही है हर जिलों में, शायद वो हर जिला उत्तर प्रदेश में नहीं है। कमाल है, जहां जहां समाजवादी पार्टी ने विकास किया उसको कहते हैं उसका उत्तर प्रदेश में नहीं है। सैफई का नाम ले रहे तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। विकास तभी संभव है जब हर घर का बच्चा पढ़ा लिखा हो और दीनी तालीम के साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है वो भी समाजवादियों ने काम कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने वो इस तरह की बातें करते रहे। जब अवसर था, जब अवसर था परिवार की उन्नति। ठीक है अनुराग जी, आपने उपलब्धियां बताई, लेकिन एक बार भी इस बात को नहीं कहा कि विवेचना होनी चाहिए सरकारी खर्चे पर किसी एक मजहब को मजहबी तालीम क्यों दी जा रही है। एक बार भी आपने ये नहीं कहा विवेचना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मनीष शुक्ला जी बता दिया कि मनीष शुक्ला जी कह रहे थे कि सैफई का विकास। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कॉलेज बना कि किसी भी प्रदेश और देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ रहने वाले प्रत्येक वर्ग के बच्चे स्कूल जाएं और सभी तरह की शिक्षा को पाए। आधुनिक शिक्षा भी मिले, अगर वो धार्मिक शिक्षा चाहते हैं तो भी उनको मिले। ये नहीं संभव है कि केवल धार्मिक शिक्षा के आधार पे उनको विकास के क्रम में आगे बढ़ाया जा सके। एक एक करके बोलिए अनुराग जी, शांत हो जाइए। आपने विस्तार से पूरी बात रखी, मनीष जी को बात पूरी करने दीजिए। मैं तो बोलने लगा तो आप बोलने लगे। विकास दिक्कत है, जब मैं बोलने लगता हूं अगर बढ़ाना है, बोलते हैं और विकास की गाड़ी को अगर पटरी पर लाना है कैसे जाएगी, तो प्रत्येक घर के बच्चे को शिक्षित होना पड़ेगा, पार्लियामेंट में भी नहीं बोल पा रहा है चाहे जिस भी धर्म का हो। और हमारी भारतीय जनता पार्टी, आप सभी पैनलिस्ट के पीछे बोल रहे हैं, आप अपनी बारी में भी बोल रहे हैं, जो सवाल खड़े कर रहे हैं उनके जवाब भी आप नहीं सुनना चाहते। पूरी नहीं हुई तब तक आप बोले मनीष शुक्ला जी बोलिए। समय समाप्त हो रहा है, 10 सेकंड बाद पूरी कीजिए मनीष शुक्ला जी, उसके बाद बिलाल खान, फिर शो क्लोज करना है मुझे। बोलिए मनीष जी। एक कमेंट देखिए, दरअसल अनुराग भदौरिया जी हो चाहे श्री अखिलेश यादव जी हो, वितंडा खड़ा करना, जोर जोर से शोर मचाना, बिना तर्क के आधार पर बात करना, चलिए ठीक है। निरंजन पोद्दार जी, जाते जाते निरंजन पोद्दार जी, न चैनल पर चले न चुनावी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं सपा बीजेपी के बीच में इस वक्त, इसीलिए अखिलेश यादव। देखिए आस्था जी, मैं बहुसंख्यक समाज से हूं और मुझे कोई विशेष सुविधा नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर बहुसंख्यकों को सबके समान अधिकार दे दो। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, मैं कोई विशेष अधिकार नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जब हम समान अधिकार मांगते हैं उस टाइम भी कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। और ठीक है बिलाल खान जी, बहुसंख्यक वर्ग ये कह रहा है अलग से कोई अधिकार नहीं चाहिए, अलग से कोई सुविधा नहीं चाहिए, समान अधिकार दे दो बस। बिलाल खान, हमें भी ऐसी कोई सुविधा नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि देश के अंदर नफरत ना हो, नफरत छोड़ो, भारत वाली बात होनी चाहिए, वापस से रहना चाहिए, भड़काना बंद करना होगा। नियम कानून सबके लिए बराबर है, अपने लिए भी उतना ही स्वागत करना होगा जितनी मांग दूसरे के लिए करते हैं। भड़काना बंद करना होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात ये, एक तरफ निकाय चुनाव के मुहाने पर यूपी खड़ा है, तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने जातिगत समीकरण साध रही हैं। बीजेपी की नजर एक बार फिर से जो MY फैक्टर है समाजवादी पार्टी का, उसमें से मुस्लिमों में से पसमानदा मुसलमानों और खासतौर पर महिला वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी जो है अपने वोट बैंक को जकड़ करके रखना चाहती है। यही फॉर्मूला 2024 में भी क्या बीजेपी के लिए काम करेगा? जिन मुस्लिम संसदीय क्षेत्रों या विधानसभाओं में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जहां पे मुस्लिमों की संख्या जो है वो ज्यादा है, जैसे आजमगढ़, रामपुर, क्या एक बार फिर से महिला और पसमानदा ये फॉर्मूला बीजेपी के लिए 2024 का एक बड़ा फॉर्मूला जीत का बन पाएगा?
इस पर नजर रहेगी। महाबहस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।